हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 5th हीट। और उसके आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे, होप्स एपरेटस, जहाँ से स्टार्ट होता है। होप्स इन्होंने एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर ये स्टडी करने के लिए एक एपरेटस बनाया था। हमने देखा था कि डेंसिटी कैसे कैसे कम होती है वॉल्यूम के यानी वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर कैसे कैसे कम होता है। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर स्टडी करने के लिए होप इन्होंने एक एपरेटस बनाया। उन्होंने क्या किया कि एक सिलेंडर लिया, सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर लिया और उसके साइड में एक बाउल या अटैच की और इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला और अपर पार्ट में थर्मामीटर T2 और लोअर पार्ट में थर्मामीटर T1 ये रखा है। ओके, नाउ जैसे इसमें वाटर ये डालते हैं हम, जैसे इसमें वाटर जाएगा तो फ्रीजिंग मिक्सचर होने के वजह से थर्मामीटर T2 का टेम्परेचर फास्ट में कम होता जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रीजिंग मिक्सचर पास में है। फ्रीजिंग मिक्सचर यानी कि साल्ट प्लस आइस, जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सो ये हो गया फ्रीजिंग मिक्सचर। तो अब T2 के पास जो फ्रीजिंग मिक्सचर है उसके वजह से इसका टेम्परेचर अचानक ही कूल डाउन होगा फास्ट में। अब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, उसकी वॉल्यूम कम होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी यानी कि समझ लो अभी वजन है क्या नहीं। तो डेंसिटी बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कम जगह में ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आना मतलब डेंसिटी होती है, और डेंसिटी जैसे बढ़ेगी वैसे ही ये पानी भारी होता जाएगा और वो आएगा नीचे, और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इसलिए देयरफॉर द थर्मामीटर T1 शो द रैपिड फॉल इन द टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर रैपिडली फॉल होगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 4 डिग्री, ये जो T1 है इसका 4 डिग्री सेल्सियस तक फास्ट में डाउनवर्ड जाएगा। अब जैसे ही यह 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, एट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। पानी यहां पर ही अपना कमाल दिखाता है कि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी अब और डेंसिटी कम हो जाएगी। अब डेंसिटी कम हो गई तो फिर क्या होगा, वो पानी ऊपर जाना चालू होगा क्योंकि हल्का हो गया पानी। सो दैट वाटर गोज विद द अपवर्ड डायरेक्शन, और 4 डिग्री सेल्सियस का पानी जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर थर्मामीटर T2 है जिसका टेम्परेचर धीरे 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 कम हो रहा था, अब वो फास्ट में कम होगा। समझ में आया? अब वो क्या होगा, फास्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और कब तक आएगा, जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता नहीं है। और ये जो 4 डिग्री सेल्सियस का था वो सेम ही रहेगा कुछ टाइम तक, और फिर धीरे 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 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा। ज़्यादातर टाइम ये 4 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा, पर फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से वो भी 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। आई बात समझ में? सो बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग मिक्सचर द वाटर नियर द फ्रीजिंग मिक्सचर कूल्स डाउन एंड its volume decreases and density increases. That's why it comes to the downward direction, and thermometer T1 shows rapid fall up to 4 degrees Celsius. At 4 degrees Celsius the volume of water increases and density decreases. That's why that cool water goes in the upward direction, and thermometer T2 shows rapid fall up to 0 degrees Celsius, and slowly the thermometer T1 shows the 0 degree Celsius temperature. तो ये था होप्स, इन्होंने बताया कि कैसे वाटर ये एनामोलस बिहेवियर बताता है। तो इसका यूज यानी इसका बेनिफिट, ये उसका डायग्राम था, और इसके बेनिफिट होता है फिशेस को कि नीचे 4 डिग्री सेल्सियस, बाहर कितनी भी आइस रहो, आइस की लेयर ऊपर चढ़ जाती है और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रहता है, इसलिए वो फिशेस जिंदा रह सकती है। उसके बाद है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। अपने अर्थ का 71% सरफेस ये वाटर से कवर है, और इसलिए वाटर का इवेपोरेशन कंटिन्यूअसली होता है। और प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। कितना मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है। और गिवन वॉल्यूम में उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा ही नहीं कि कितनी भी अपनी जो आसपास की हवा है कि कितना भी टेम्परेचर रहो, कुछ भी रहो, तो वो उतनी एयर में मॉइस्चर रहेगा, ऐसा नहीं, उसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि एग्जांपल देकर है कि 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहा एयर का तो 49 ग्राम्स तक वो वाटर वेपर ये एयर में सेचुरेट रह सकता है, यानी कि एयर के अंदर रह सकता है। और अगर उसका ही टेम्परेचर आपने 20 कर दिया, यानी इसका हाफ कर दिया, तो उसकी कैपेसिटी 14.7 ग्राम तक ही रहेंगी। यानी इसका मीनिंग क्या है कि टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है एयर की वो कम हो जाएंगी। आया समझ में?
यानी कि इतना पानी वो रख सकता है खुद के पास। अगर इससे ज़्यादा अगर वाटर हो गया तो वो क्या बन जाएगा, ड्यू। ड्यू यानी कि जिसको मराठी में दव बोलते हैं और हिंदी में शबनम बोलते हैं हम, है ना। तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसके ऊपर वो लिमिट के बाद वो क्या हो जाएगा, द एयर सेड टू बी अनसैचुरेटेड। उसके ऊपर अगर बहुत हो गया तो सैचुरेटेड और अगर उससे कम हो गया तो अनसैचुरेटेड। अगर सपोज द अनसैचुरेटेड एयर, समझो एक एयर है जो ड्राई है, यानी कि सपोज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 14.7 ग्राम से कम पानी अगर हवा में होगा तो फिर वो एयर को क्या कहेंगे हम, ड्राई एयर। तो वो क्या हो गई, अनसैचुरेटेड। अगर इसका टेम्परेचर हम और कम करते हैं तो वो कंडीशन पे ये एयर क्या बन जाएंगी, कभी ना कभी सैचुरेटेड बनना ही है ना, है क्या नहीं। तो ये एयर क्या बन जाएगी, सैचुरेटेड। सपोज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है और कितनी चाहिए होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, 14.7। तो सपोज वो है 14.3 ग्राम, समझ में आए। अब ये एयर कौन सी हो गई, अनसैचुरेटेड। अब इसका टेम्परेचर हम कम करते अगर आए, सपोज 19 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होंगी, क्योंकि हमने अभी देखा कि टेम्परेचर कम होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस पर 49 था तो 20 पर सिर्फ 14.7 ही था, बहुत कम था। इसलिए 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर 14.7 है तो 19 पे 14.7 से भी कम होगा। तो सपोज 19 डिग्री सेल्सियस पे 14.3 आ गया तो एयर क्या बन गई, अब सैचुरेटेड। तो सपोज एक एयर सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है और उसका टेम्परेचर हमने कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि अब वो सैचुरेटेड हो गई, तो वो टेम्परेचर को कहेंगे हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उसको क्या बोलेंगे हम, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में काउंट करते हैं। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना मास हवा का यानी पानी के वेपर का प्रेजेंट है हवा के अंदर, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में काउंट होती है, ठीक है। तो हवा ह्यूमिड है कि ड्राई है ये किस पर डिपेंड है, सिर्फ वेपर पर ही नहीं, तो वो कितने क्लोज है उस पर भी डिपेंड करती है, यानी सैचुरेशन के कितने नज़दीक जाएंगी उस पर भी ये डिपेंड होती है। और उसका परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी देकर है कि एक्चुअल मास कितना चाहिए था और कितना मास है मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे कि एग्जांपल, अब यही एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना चाहिए था, 14.7 चाहिए था। सो 14.7 चाहिए था पर है कितना, 14.3। सो मल्टीप्लाई बाय 100, ये होगा परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके बाद उसका कुछ एग्जांपल भी दिखते हैं हमको कि जैसे प्लेन अगर स्काई के अंदर फ्लाई हो रहा होगा तो उसके पीछे हमको ट्रेल दिखती है ना। तो उसकी जो ट्रेल रहती है जो वाइट कलर की, तो वो क्या है, वाटर वेपर्स है और वो एयर के अंदर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी ड्यू पॉइंट तक आ जाते हैं। और जो हवा के अंदर के वेपर है वो क्या होते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, क्लाउड फॉर्म कर देते हैं। दूसरी बात, हम कांच पे, हमारे कांच का ग्लास होगा पानी का, अगर उसमें आइस डाल दिए तो उसके बाहर हमको पानी दिखेगा। तो वो पानी भी कैसे आ गया कि टेम्परेचर आसपास का कम हो गया आइस के वजह से और वो आ गया है ड्यू पॉइंट तक, और आसपास की जो हवा है उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जाकर वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो दो ऑब्जर्वेशन से हमको समझ जाता है कि हमारे आसपास वाटर वेपर प्रेजेंट है। उसके बाद है यूनिट है हीट के, तो वो है कैलोरी और किलो कैलोरी। तो हीट के यूनिट जाउल और कैलोरी रहती है सीजीएस में कैलोरी और एसआई में जाउल। अगर अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट नेसेसरी है, 1 ग्राम वाटर अगर लिया और उसकी 1 डिग्री सेल्सियस तक आपको, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करना है 14.5 से तो 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको 1 कैलोरी हीट कहेंगे। और 1 किलोग्राम पानी को जितनी हीट लगती है उसको 1 किलो कैलोरी हीट कहेंगे। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसके लिए हमको एक एक्सपेरिमेंट देकर है कि आयरन, कॉपर और लीड के 3 बॉल एक बॉइलिंग वाटर में डालना है सेम साइज के, और वैक्स के अंदर, मेन के अंदर उसको हमें छोड़ देना है। वैक्स यानी मेनबत्ती में जो हमारा कैंडल के अंदर वैक्स जो रहता है वैसा, और तीनों बॉल को छोड़ना है। तो आप देखोगे कि आयरन ज़्यादातर डीप में गया, कॉपर थोड़ा कम और लीड उससे भी थोड़ा कम डीप गया। तीनों का भी टेम्परेचर सेम ही था क्योंकि एक ही वाटर में डाला था हमने जो कि बॉइलिंग था, तो उनका टेम्परेचर सेम होगा। पर आयरन ये ज़्यादातर अंदर क्यों गया, इसका मतलब उसने ज़्यादा हीट दी होगी तभी वो अंदर जा पाया। कॉपर ने उससे कम हीट दी होगी और लीड ने उससे कम, इसलिए वो कम जा पाए। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि
तीनों भी स्पीयर्स में से आयरन ने वाटर से ज़्यादा हीट ली होगी, कॉपर ने उससे कम ली होगी और लीड ने उससे कम ली होगी, तभी तो जाकर उन्होंने कम हीट दे पाए। दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्पीयर इज डिफरेंट फॉर द थ्री स्पीयर। अलग अलग स्पीयर ने अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट लिए होंगे और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको ही बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक हीट। यानी एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको कितनी हीट अगर आपने दिए तो वो 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो ये स्पेसिफिक हीट का कुछ चार्ट देकर है। स्पेसिफिक हीट ये सी से डोनेट करते हैं, स्मॉल लेटर सी। उसका यूनिट है एसआई में जाउल पर डिग्री सेल्सियस किलोग्राम और सीजीएस में है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट है सी, जिसका मास है m और जिसका टेम्परेचर है T और उसका डिफरेंस है टेम्परेचर का डेल्टा T। ये ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा। तो उसकी वो ऑब्जेक्ट ने हीट कितनी एब्जॉर्ब की, तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन द टेम्परेचर डेल्टा T, m इंटू सी इंटू डेल्टा T। और वो ऑब्जेक्ट की एनर्जी भी कितनी लूज होगी, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा T। कितनी गेन होगी उतनी ही लूज होगी। उसके बाद है हीट एक्सचेंज। सपोज आपने वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट रखे, हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि कोल्ड ऑब्जेक्ट उसकी हीट लेगा और वो कोल्ड ऑब्जेक्ट हल्का सा गर्म होगा। तो हीट हॉट ऑब्जेक्ट कितनी हीट लूज करेगा, जितनी हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट लेने वाला है। तो ये गेन जितनी करेगा उतनी ये लूज करेगा। उसका ही नाम है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। So heat energy lost by hot object is equal to heat energy gained by cold object. So this is the principle of heat exchange. उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब कैलोरीमीटर पर स्पेसिफिक हीट हम कैसे काउंट करते हैं, तो कैलोरीमीटर ऐसे रहता है, कोई तो मेटल का बनकर रहेगा, ये बंद रहता है, यहाँ पर थर्मोमीटर रहेगा और यहाँ पे स्टीयरर रहेगा। स्टीयरर से हम पानी या कोई लिक्विड होगा तो उसको हम घोल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे रहता है। अब सपोज कैलोरीमीटर के बारे में आपने तो देखा ही होगा पिछले स्टैंडर्ड में। सो हीट लॉस्ट बाय, समझो इसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट हमें डालना है, तो वो हीट कितनी लॉस करेगा, जितनी हीट गेन करेगा पानी कैलोरीमीटर का, प्लस जितनी हीट कैलोरीमीटर गेन करेगा, क्योंकि कैलोरीमीटर भी अंदर से मेटल का ही बना होता है। तो ये किस पर डिपेंड होगा पता है क्या, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। सॉलिड ऑब्जेक्ट कितनी हीट लॉस करेगा, Q इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास, इनटू इट्स स्पेसिफिक हीट, उसकी स्पेसिफिक हीट, इनटू डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना डिक्रीज आएगा। और वाटर कितनी गेन करेगा, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो m c डेल्टा T। तो इनके लिए वही है। और हीट हॉट ऑब्जेक्ट कितनी लॉस्ट करेगा, तो Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1, कैलोरीमीटर जितनी गेन करेगा और वाटर जितनी गेन करेगा। तो ये इक्वेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा लेसन हीट। उसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको देकर है। तो यहाँ पर हमारा लेसन 5 खत्म होता है। अब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान देना है और अच्छे से स्टडी करना है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।